हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हैं सभी के? चलो ठीक है। तो अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? क्लास 12th का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अब तक। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश की जो इकाइयाँ हैं, मात्रक, वो क्या क्या है, और विद्युत आवेश के गुण और आवेशन की विधियाँ। ये 3-4 टॉपिक थे छोटे छोटे, जिनको हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे कूलाम का नियम। आज हम क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये, ठीक है बच्चों। कूलाम का नियम, कूलाम ने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, कथन दिया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है वो कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। वो किस पे निर्भर करता है, किसकी वैल्यू बढ़ाने पर कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये सारी डिटेल है ना इस कूलाम के नियम में है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, दो बिंदु आवेश रख लेता हूँ। एक रख लिया मैंने Q1 और एक बिंदु आवेश मैंने ले लिया बेटा क्या, Q2, ठीक है। दो बिंदु आवेश है यहाँ पे। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है वो मैंने यहाँ पे कितनी ली है, R। तो इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो किस पे निर्भर करता है। तो कूलाम ने ऐसे कहा कि ये जो बल है इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के तो गुणनफल के समानुपाती होगा, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बाद में लिखता हूँ, पहले फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे क्या आ रहा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, स्थिर क्यों बोला क्योंकि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, और विद्युत बल क्यों बोलते हैं क्योंकि आवेश जहाँ पे आता है वहाँ क्या होता है, हम विद्युत वर्ड जरूर जोड़ते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वह इन दोनों आवेशों के परिमाण के तो गुणनफल के समानुपाती। परिमाण बोले तो प्लस माइनस का ध्यान देना, ओनली प्लस ही लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सिंपल सा देखा जाए तो F समानुपाती बेटा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 परिमाण ही है ना, यहाँ Q1 Q2 क्या है, परिमाण ही है। जैसे हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है K, और ये हो गया बेटा क्या, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया बल का, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो अब कथन क्या हो गया, कथन देखो मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का विद्युत बल उन दोनों बिंदु आवेशों, उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण, ठीक है ना, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दिख रहा है सबको, क्लियर है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो विद्युत बल है उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। क्लियर है कूलाम का नियम। कूलाम का जो विद्युत बल का नियम है वो क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश किसी दूरी पर रखे हो तो उनके बीच कार्य करने वाला जो विद्युत बल है वह कैसे काम करता है, उन दोनों बिंदु आवेशों के तो परिमाण के तो गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर है।
आगे चलें इसके, चलो ठीक है, राइट डाउन करते हुए चलना साथ के साथ। चलो बेटा ये स्टेटमेंट हो गया। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अब आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे जो के है बेटा ध्यान रखना, यहाँ के क्या है, यहाँ के है समानुपाती नियतांक। यहाँ के क्या है बेटा, यहाँ के है समानुपाती नियतांक। अब ये समानुपाती नियतांक जो है हमेशा नियत नहीं रहता। जैसे मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, दो द्रव्यमानों की वजह से लगता है, और उसका फॉर्मूला आता है Gm1m2/r²। यहाँ जो G है उसको आप बोलते थे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब होता है सब जगह एक जैसे रहेगा। मतलब इन दोनों द्रव्यमानों को यदि आप निर्वात से उठा के कहीं और जगह रखते हो तो उतनी दूरी पर तभी भी बल वही रहेगा, क्योंकि जी का मान नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पे जो के है ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, समानुपाती नियतांक जरूर है। इसका मतलब के का मान बदलेगा, तो यहाँ के का मान किस किस पर निर्भर करता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जो समानुपाती नियतांक बेटा ध्यान रखना, के का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम आपका कैसा है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है। इसका मतलब अपन ने सबसे पहला कैसे ले लिया, निर्वात के लिए या निर्वात में। निर्वात में, निर्वात किसको बोलते हैं, जहां पर कोई वायु ना हो, मतलब किसी भी मीडियम के कोई पार्टिकल नहीं हो, किसी प्रकार का कोई कण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का गैस नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं निर्वात में। तो निर्वात में क्या बोला गया, जो के होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। के को क्या बोला जाएगा, 1/4πε0, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। निर्वात के लिए के का मान बेटा क्या याद रखना है, 1/4πε0। ये जो है इसको बोलते हैं हम क्या, एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, और नीचे क्या लगा दिया नोट, तो क्या बोल देंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। जनरली एप्सिलॉन का सिंबल होता है वो इस तरह से होता है ना, एप्सिलॉन का जो सिंबल है जनरली जो रियल में जो बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है। तो एप्सिलॉन एक आपके पास सिंबल है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है ये तो समझ में आ गया। जैसे निर्वात के लिए के का मान 9 × 10⁻⁹ होता है, इसको बोलते हैं 1/4πε0, ठीक है ना। अब ये एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है बेटा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और किसके लिए, निर्वात के लिए। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान आपको डायरेक्ट याद रखना है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 है, ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12 है। इसको बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता क्या होती है, जो निर्वात है वह विद्युत क्षेत्र से कितना आयनित होता है या कितना ध्रुवित होता है। इसका मतलब निर्वात का ध्रुवीकरण या निर्वात का आयनाइजेशन, आयनीकरण बहुत कम होता है। देखो 10⁻⁻12 है, मतलब वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब निर्वात का आयनीकरण हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि निर्वात में किसी प्रकार के कोई कण नहीं होते। क्लियर है यहाँ तक। चलो दूसरी चीज़ ध्यान रखना, मतलब अभी मैंने यहाँ कहा है मात्रक अपने को सबसे इंपॉर्टेंट है। के का मात्रक कैसे निकालें, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था F = K Q1 Q2 /r²। तो यहाँ पे देखो के का मात्रक कैसे निकलेगा, सर के को यहीं रखो, के बराबर क्या आ रहा है, F r² / Q1 × Q2, है ना। के को ऐसे लिख सकते हैं, के को यहीं रखो, r² के दो को डिवाइड करो, तो मात्रक क्या आ रहा है, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर², या मीटर², कूलाम × कूलाम क्या हो गया, कूलाम²। इसका मतलब के का जो मात्रक बेटा जो यहाँ वैल्यू आई है तो उसके साथ मात्रक भी लगाना जरूरी है अपने को, न्यूटन मीटर² / कूलाम²। क्लियर है। यहाँ मैं एप्सिलॉन को मिटाता हूँ, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन, और ये हो गया न्यूटन मीटर² / कूलाम²। इसी तरह से सर इसकी वैल्यू जो आप निकाली 8.85 × 10⁻⁻12, ये वैल्यू तो याद रखनी। अभी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन दोनों का जो मात्रक है ना वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ गई
कि सर यहाँ पे निर्वात के लिए जो के का मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है 9 × 10⁹ और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब निर्वात कितना विद्युत में हो सकता है, उसका कितना आयनीकरण हो सकता है। अगर मैं बात करूँ माध्यम में या माध्यम के लिए, माध्यम में, तो माध्यम में ध्यान रखना बेटा के की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, ओनली होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये तो था एप्सिलॉन नॉट है, यह एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन इसको बोलेंगे हम क्या, माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता मतलब माध्यम कितना विद्युतमय हो सकता है, माध्यम का कितना आयनीकरण होगा। अब माध्यम तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसलिए के का मान यहाँ याद नहीं रखना। यहाँ निर्वात था इसलिए निर्वात के लिए तो के का मान डायरेक्ट याद रखना है, माध्यम के लिए के का मान याद नहीं रखना, क्योंकि एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया, माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम बहुत सारे हो गए, जैसे ग्लास हो गया, कांच हो गया, तेल ऑयल हो गया, ठीक है ना, वाटर हो गया, जल हो गया, इन सब के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है, और वो वैल्यूज अपने को इतनी याद नहीं रखनी। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। तो माध्यम की विद्युतशीलता हमने देख लिया, ये अब हमारे पास दो बल आ रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। इसका भी मात्रक वही क्या रहेगा, के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। ये भी के है, ये भी के है, कोई अलग से तो नहीं, ये के वही के है। के की दो वैल्यूज हो गई, निर्वात के लिए अलग और माध्यम के लिए अलग। इसका मतलब हमारे पास में दो बल प्राप्त हो गए हमें। दो बल कौन कौन से, एक तो सर माध्यम, एक तो निर्वात में और दूसरा माध्यम में, है ना। चलो उन दोनों फॉर्मूलों को हम लिखने की एक बार कोशिश करते हैं, क्या आता है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो इसको मिटाते हैं। तो चलो देखो, दो बल हमारे पास में कौन कौन से हो गए, निर्वात में तो बल क्या आया ना, निर्वात में जो बल है ना उसको मैं नेम देता हूँ एफ नोट, और एफ नोट बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा हमारे पास में बल किस में आ रहा है, माध्यम में। माध्यम में बल को मैं क्या बोलता हूँ Fm, और Fm बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब निर्वात में बल लग रहा है F नोट और माध्यम में लग रहा है Fm। दोनों में फर्क क्या है, एक F नोट है, एक एप्सिलॉन नोट है, एक एप्सिलॉन है। क्लियर है यहाँ पे, ये दोनों बल हो गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे अपने को क्या देखनी है, एक यहाँ पे टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं परावैद्युतकांक, जिसको हम बेटा क्या बोलेंगे, परावैद्युतकांक, या बोलेंगे इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये टर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा टर्म्स यही काम में आती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो सिंबल है वो जनरली अपने को याद रखना है एप्सिलॉन आर, या सिंबल होता है के। ये के वो वाला के नहीं है जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, यहाँ बस ऐसे याद रखना है कि सर के एग्जाम में दिया हुआ रहेगा वो तो, कि परावैताओं को के से डिनोट किया जाता है, तो के ये वाला के नहीं है, के तो कोई सा भी हो सकता है। के बस याद रखना है नियतांक है, कॉन्स्टेंट है के, जिसको मैंने क्या बोला है परावैतांक। वो के अलग है, ये के अलग है। और एप्सिलॉन आर का मतलब भी यहाँ पे क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैतांक। आर का मतलब होता है रिलेटिव, ठीक है ना, आर का मतलब रिलेटिव। अब ये जो एप्सिलॉन आर है इसको कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन आर इक्वल होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। अब मैं बात करता हूँ जो आपकी आपेक्षिक विद्युतशीलता उसको कैसे याद करना है। आपेक्षिक का मतलब किसी से तुलना करना, आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, किसी से तुलना करना। आपने देखा होगा आपेक्षिक घनत्व आप कैसे निकालते थे, आपेक्षिक घनत्व हमेशा निकालते, मैं लिख दिया DR, डेंसिटी रिलेटिव है ना, रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व निकालना है किसका, मान लो पारे का आपेक्षिक घनत्व निकालना है आपको, तो पारे का आपेक्षिक घनत्व हमेशा तुलना किससे की जाती है, पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, और ऊपर जिसका भी घनत्व आपको, जिसका भी आपेक्षिक घनत्व निकालना है हमेशा घनत्व उसी का लिखना है। यहाँ लिखेंगे हमेशा पदार्थ का घनत्व, ये हो गया आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व हमेशा कैसे निकल जाता है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, फिक्स आपेक्षिक घनत्व ऐसे निकालेंगे। अब पदार्थ आपको जो भी दिया ना उसका घनत्व यहाँ रख दो, और पानी का घनत्व तो फिक्स है ही 1000, मतलब 1000 का भाग लगेगा, फिक्स है। और तो सेम वही यहाँ चीज़ अपने को यहाँ करनी है। आपेक्षिक विद्युतशीलता है तो हमेशा विद्युतशीलता नीचे किसकी रहेगी, निर्वात की। तुलना हमेशा किससे करनी है, निर्वात से।
तो हमेशा विद्युतशीलता नीचे किसकी रखनी है, निर्वात की, और ऊपर किसकी रखनी है, माध्यम की। तो ये जो आपेक्षिक आपकी विद्युतशीलता किसकी है, उस माध्यम की। तो ये हो गया किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी तो क्या करना है, उस माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ये हो गई क्या, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। बिल्कुल सिंपल सा, कंपेयर करते हुए चलना है, जिससे कंपेयर करना है उसकी चीज़ हमेशा नीचे आएगी। घनत्व के लिए मैंने समझा दिया है यहाँ पे। दूसरे टर्म में सर ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, एक है बल निर्वात में और एक बल है माध्यम में। मैं अगर दोनों को भाग करता हूँ बेटा, ध्यान रखना, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये टर्म्स यहाँ कैंसिल हो गई, यहाँ 1/4π से 1/4π कैंसिल हो गया। देखो ये जो एप्सिलॉन था ये ऊपर चला गया और एप्सिलॉन 1 में था तो एप्सिलॉन नीचे आ गया है ना, ये एप्सिलॉन नीचे आ गया। तो यहाँ क्या देखा गया कि F0/F का जो अनुपात है निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, निर्वात की विद्युतशीलता बटे माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर। और इसी को क्या बोला गया यहाँ पे, एप्सिलॉन r। मतलब एप्सिलॉन r का एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, क्या, F0/Fm। तो मैं यहाँ पे इनको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता परावर्तन, इसको क्या कहते हैं। तो हम दो फॉर्मूले, दो परिभाषा लिख सकते हैं, क्या, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं या परावर्तन कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं अपन, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r कहते हैं ना, एप्सिलॉन r कहते हैं। और हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास में यहाँ फॉर्मूला आया है एप्सिलॉन r बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे बेटा क्या आ गया नीचे, निर्वात की विद्युतशीलता है ना, निर्वात की विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कोई भी माध्यम या कोई भी पदार्थ है ना कितना आयनित होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब एप्सिलॉन r बराबर हो रहा है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। क्लियर है यहाँ तक। एप्सिलॉन r बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। चलो ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला अभी भी मैंने बताया F0/Fm, F0 बटे Fm। दूसरा फॉर्मूला भी मैंने ये भी बताया। इसका मतलब दूसरी परिभाषा हम क्या ले सकते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब ये चीज़ ऑटोमेटिक पता लगेगी सर, यदि हमें एप्सिलॉन r दे दिया जाए, उस माध्यम का परावैद्युतांक दे दी जाए और एक बल दे दिया तो दूसरा बल हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से आया है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है तो निर्वात की विद्युतशीलता को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता से गुणा कर लो बेटा, है ना। पदार्थ की विद्युतशीलता, कोई भी माध्यम या जो पदार्थ है, माध्यम या पदार्थ की विद्युतशीलता हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें निर्वात की विद्युतशीलता तो पता है ही, उस माध्यम की यदि आपेक्षिक विद्युतशीलता पता हो तो उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से गुणा करें तो उस माध्यम की विद्युतशीलता मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। अब बात करते हैं कि सर आपेक्षिक का मतलब यहाँ पे आपने किया क्या है, मतलब ये है क्या लॉजिक। एप्सिलॉन निकालना मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब निर्वात कितना आयनित हुआ उसका कितना गुना, मतलब निर्वात की तुलना में कितना गुना आयनित हुआ है वो पदार्थ, वो माध्यम,
उसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। और आपेक्षिक विद्युतशीलता को आपेक्षिक से गुणा किया, आपेक्षिक उससे थोड़ा ज़्यादा या कम तुलना करके, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना एप्सिलॉन, ये हमेशा एप्सिलॉन से ज़्यादा आएगी, क्योंकि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है बेटा ध्यान रखना, वो होती है ग्रेटर देन 1। वो क्या होती है? ग्रेटर देन 1। आप भाग देखिए, जब देखते हो तो भाग में आप सब जानते हो भाग यदि 1 से बड़ा आता है, इसका मतलब ये हो गया कि सर एफ नोट अपॉन एफ एम यदि 1 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक पता लग गया कि निर्वात में दो बिंदु के बीच लगने वाला जो बल है माध्यम में जो लगने वाले बल से थोड़ा ज़्यादा होगा। और यही कंडीशन क्या देखी जाती है जनरली, क्या होता है, इसका मतलब जो हमारे पास माध्यम है उसका आयनीकरण, उसका ध्रुवीकरण निर्वात की तुलना में ज़्यादा ही होता है, इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। 1 भी हो सकती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 भी होगी। 1 कब होगी? देखो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, मैंने कहा है ऊपर तो क्या है एप्सिलॉन, नीचे क्या है एप्सिलॉन नोट। यदि इस माध्यम को भी मैं निर्वात बना दूं, मतलब निर्वात की ही आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी है आपको, है ना, तुलना हमेशा किससे करनी है? निर्वात से, तो नीचे तो एप्सिलॉन नोट ही आएगा। ऊपर आपने जो माध्यम लिया उसको निर्वात ही ले लिया, मैंने कहा निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो कोई बच्चा बोलेगा सर माध्यम तो आपने निर्वात ही कर दिया, आप निर्वात को ही निर्वात से कंपेयर कर रहे हो, तो एप्सिलॉन नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट आंसर कितना आ गया? 1। इसका मतलब एप्सिलॉन आर का मान 1, आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 किसकी होती है? निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको हम टेबल बना के और नोट में इसको सब चीज़ों को लिखते हैं कि क्या क्या हमारे पास में कंक्लूजन निकला, क्या क्या निष्कर्ष निकलता है इन चीज़ों से। कूलाम का नियम क्लियर है? दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है वह कैसे कैसे निर्भर करता है, वहाँ पे जो नियतांक है वो है माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है। और उस के जो दो मान है, एक तो निर्वात के लिए एक माध्यम के लिए, दोनों याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आई है, एक है एप्सिलॉन और दूसरा है एप्सिलॉन नोट, और तीसरा आ गया एप्सिलॉन आर जिसे हम बोलते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावर्तन। क्लियर है यहाँ तक? चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। नोट में पहला पॉइंट क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल है वह दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा युग्म कार्य करता है। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला या लगने वाला लिख देता हूँ ना, बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है या लगता है, कार्य करता है। कैसे? देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। ये यहाँ पे आपका मान लो Q1 है, यहाँ पे Q2 है, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये रही। बल कभी भी ऐसे नहीं लगेगा ऊपर सीधे नीचे लगा दिया, नीचे सीधे लगा दिया, नहीं, बल हमेशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा से लगेगा। कैसे? अगर ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक, तो ये भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। मान लो ये है F21 तो ये हो गया क्या? F12। अभी आगे डिस्कस करेंगे F12 F21 कैसे दिया अपन ने। इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है सीधी लाइन, इसके अलोंग ही काम करेगा, इसके अनुदिश, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ऐसे तिरछा बल नहीं लेके आना। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ध्यान रखना एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नोट से क्या होती है बेटा? बड़ी होती है। माध्यम की जो विद्युतशीलता है वह हमेशा निर्वात की विद्युतशीलता से बड़ी होती है। इट मीन्स ऑटोमेटिक पता लग गया। अभी मैंने लिखा है कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। अभी कहा आपने कि सर एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नोट से बड़ी होती है, तो बड़ी संख्या में जब हम छोटी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा 1 से बड़ी संख्या मिलती है। इसका मतलब ये 1 से बड़ी है, तो एप्सिलॉन आर का मान क्या हो गया बेटा? एप्सिलॉन आर का मान हो गया ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? ग्रेटर देन 1। लेकिन निर्वात की अगर हम बात करें, निर्वात के लिए
बेटा ध्यान रखना, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1। मतलब निर्वात की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता 1 होती है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर की रेंज क्या होगी बेटा, एप्सिलॉन आर की प्रास ग्रेटर देन 1 तो लिखोगे, लेकिन साथ के साथ हम 1 भी लिख सकते हैं। अतः आपेक्षिक जो विद्युतशीलता है उसका जो मान है 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 से कभी छोटा नहीं होगा। 2 पॉइंट क्लियर है अच्छी तरह से। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान, परावर्तन का मान 1, मिनिमम 1 है और 1 से बड़ा होगा। 1 किसके लिए है, निर्वात के लिए है। ये निर्वात का आपेक्षिक, निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये निर्वात का परावर्तन, ये फिक्स है। ये तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। देखो तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा बोल दिया। तीसरा पॉइंट मैं देता हूँ। अभी आपने कहा सर एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ नोट अपॉन एफ एम। ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एफ नोट अपॉन एफ एम होता है। चलो ठीक है, और इसकी वैल्यू सर अभी आपने कहा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब एफ नोट अपॉन एफ एम की वैल्यू ग्रेटर देन कब होएगी, जब एफ नोट क्या होगा बेटा, एफ नोट एफ एम से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये भी सीधा सीधा समझ में आ गया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में जो लगने वाला बल है वह माध्यम की तुलना में हमेशा ही ज़्यादा होता है। फिक्स है ये। इसका मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के यदि आप निर्वात में रखते हो तो उनके बीच बल मान लो कुछ न कुछ है, मैंने बोल दिया कि 5 न्यूटन है। अब उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों को सेम दूरी पर रखते हुए, दूरी ये चेंज नहीं करोगे, दूरी उतनी रखते हुए जैसे किसी माध्यम में रखेंगे तो फिक्स है और 100% है कि उनके बीच लगने वाला बल कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे टेबल्स बना के, और किसी पदार्थों के लिए है ना 2-3 जो पदार्थ हैं उनके लिए हमें परावर्तनांक वगैरह याद रखना है। यहाँ पे मैंने डाला है सीरियल नंबर, यहाँ पे हमें याद रखना है क्या, पदार्थ, और बेटा यहाँ क्या निकालना है, उनका परावर्तनांक। ये डायरेक्ट वैल्यू हमें याद रखनी है। पहले नंबर बेटा मैंने क्या लिया है, यहाँ पे निर्वात ही आपके लिए यहाँ पे कंसिडर कर लिया मैंने ना। निर्वात के लिए एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 1 होता है। फिक्स है, याद रखना है। दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पानी। दूसरा क्या लेते हैं, पानी। पानी के लिए परावर्तनांक का मान कितना होता है, 80 या 81 है ना, कहीं कहीं पे 81 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 80 होता है। तीसरा है बड़ा ध्यान रखना क्या, कांच है। कांच के लिए परावर्तनांक का मान होता है 5 से 10। अब ये बदला क्यों, क्योंकि कांच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्रूक ग्लास, फ्लिंट ग्लास, इस तरह के ग्लास होते हैं, तो इसलिए उसकी वेरी करती है वैल्यू 5 से 10 के बीच। दूसरा है हमारे पास में नेक्स्ट जो 4th नंबर पे है बेटा, वो मैं लेता हूँ क्या, या तो बोल दो आप चालक धातु, या बोल दो आप क्या, चालक पदार्थ। ठीक है ना, धातुएं बोल दो या चालक बोल दो। ठीक है ना, उन सब के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सबको याद होना चाहिए। धातुओं या चालकों के लिए परावर्तनांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। धातुओं या चालकों के लिए परावर्तनांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। उनकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है, अनंत है। मतलब निर्वात की तुलना में वो बहुत ज़्यादा आयनित होते हैं। जब हमने विद्युत प्रेरण पढ़ा था तो विद्युत प्रेरण में हम क्या देखते हैं, जैसे यदि आप किसी आवेश के पास में अगर धातु रख देते हो तो जितना प्लस है उतना का उतना पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है, और इधर पूरा का पूरा प्लस आवेश प्रेरित हो जाएगा। इसका मतलब धातुओं में सबसे ज़्यादा आयनीकरण होता है, सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण होता है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये सबसे ज़्यादा ध्रुवण होएगा किनके अंदर, धातुओं के अंदर। इसलिए इनका परावर्तनांक कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, इस पर एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं कूलॉम के नियम पे और इस आपेक्षिक विद्युतशीलता पे। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको मिटाते हैं और हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको क्या दिया हुआ है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में 5 न्यूटन है। 5 की जगह मैं लिख दूँ 25 न्यूटन है। ठीक है, अब यदि इन बिंदु आवेशों या इन बिंदु आवेशों के निकाय को, इन बिंदु आवेशों के निकाय को किसी
परावैद्युत माध्यम, किसी परावैद्युत माध्यम जिसका परावैतांक 5 है में रख दिया जाता है, तो अब बल का मान क्या होगा? तो अब उन आवेशों के मध्य बल का मान क्या होगा? बताओ, देखिए उनके बीच अब बल का मान क्या होगा? दूरी आपने चेंज नहीं करी, दूरी उतनी की उतनी है जितनी पहले थी। तो अभी हमने देखा कि सर ये तो है ना बल और परावैतांक वाला कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझो, न्यूमेरिकल को समझते आपको लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ कूलाम वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है अपने को, है ना। यहाँ ऑटोमेटिक पता लगेगा सर F/r का संबंध बलों की बात करा और ये होता है F0/Fm। तो बड़ा हो देगा, एक बार बताओ मुझे, माध्यम जैसे आपने रखा तो माध्यम के उपस्थिति में बल कितना हो गया? निर्वात की तुलना में 1/ε गुना हो गया। निर्वात में था F0, उसमें ε का भाग दे दो। निर्वात में कितना था? 25 न्यूटन बटे 5, सीधा ही कितना आ गया? 5 न्यूटन। पहले बल लग रहा था 25 न्यूटन, अब बल हो गया मात्र 5 न्यूटन। बताओ बल घटा या नहीं घटा? हमेशा बल जैसे ही निर्वात या माध्यम में आओगे घटेगा, फिक्स है ये, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा है निर्वात में बल हमेशा ज़्यादा लगता है, माध्यम की उपस्थिति में क्या लगेगा? कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, यहाँ पे मेरे पास में कोई 2 बिंदु आवेश है, ठीक है ना। ये अभी निर्वात में है, इनके बीच में कुछ निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी आप मान लो r। इनके बीच अभी बल लग रहा है, बेटा ध्यान रखना, वो ले लिया मैंने 25 न्यूटन। अभी ऊपर वाला जो केस है ना वो का वही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, है ना। अब क्या बोला जाएगा? इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच हम क्या रख देते हैं? धातु का कोई टुकड़ा रख देते हैं। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच अब हम क्या कर देते हैं? धातु का टुकड़ा रख देते हैं। 2 कंडीशन में रख रहा हूँ, एक तो रख दिया जाए कुछ हल्का सा, तब आपको याद रखना है कि बल है ना 25 न्यूटन से कम हो जाएगा। दूसरा बोलते हैं कि पूरी तरह से आपको क्या कर दी? धातु यहाँ पे भर दी, इसके बीच दोनों बिंदु आवेशों के बीच पूरी तरह से धातु का टुकड़ा रख दिया गया। तो अब बल कितना हो जाएगा? तो बेटा ध्यान रखना, बल कितना आएगा? 0। कैसे है? देखो, माध्यम में जो बल होता है वो क्या होता है? निर्वात में बल बटे उस माध्यम का परावैतांक। अभी मैंने क्या कहा है? निर्वात में बल कितना है? 25 न्यूटन। और आपको सबको भी मैंने कहा धातु हो या चालक हो उसका परावैतांक कितना होता है? इन्फानाइट। और जैसे हमने इन्फानाइट रखा तो 25 डिवाइडेड बाई इन्फानाइट क्या आ रहा है आंसर? 0। क्या आएगा आंसर? 0 आएगा बेटा, ध्यान रखना इस तरह से। इसका मतलब ये चीज़ ध्यान रखनी है, यदि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच एक धातु या चालक का टुकड़ा पूरी तरह से भर दिया जाए तो बल का मान 0 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटा दूँ। कूलाम के नियम पे दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन है वो देखो। अब ये तो हो गए परावैतांक पे आधारित क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न। कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न। उससे पहले है ना मैं एप्सिलॉन की विमा और उसका मात्रक आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखो एप्सिलॉन का मात्रक हम कैसे निकालेंगे? अभी हमारे पास में फॉर्मूला आया F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। देखो बेटा एप्सिलॉन का मात्रक कैसे? सर एप्सिलॉन को यहाँ रखो, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πf r²। तो क्या आया मात्रक? सर Q1 × Q2 क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर। 4π का कोई मात्रक नहीं था, F का क्या हो गया? न्यूटन, और ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मतलब एप्सिलॉन हो चाहे एप्सिलॉन हो, दोनों का ही मात्रक क्या आएगा? कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। जबकि ये मात्रक किसका उल्टा है? K का। K का जो मात्रक होता है उसका उल्टा मात्रक किसका होएगा? एप्सिलॉन का होएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ मात्र के लिए K बराबर 1/ε में लिख देना। K बराबर 1/ε नहीं होता है ना, मात्र के लिए बोल रहा हूँ मैं। मतलब K का मात्रक याद है तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। और वो याद रखना है क्या? कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? विमा देखो कैसे निकालेंगे, है ना। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन की विमा, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन की विमा।
एप्सिलॉन एप्सिलॉन की विमा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास अभी फॉर्मूला हमने क्या देखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर क्या आ रहा है सर, अभी आपने फॉर्मूला लिखा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे तो आप डायरेक्ट जो आपका मात्रक है ना, मात्रक से हमेशा विमाएँ निकलती है, मात्रक से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो विमाएँ कैसे, हम इसी से मैं कर रहा हूँ या फिर इससे कर लो आप। एप्सिलॉन बराबर इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला देखो क्या बना, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2, Q की जो विमा होती है वो क्या होती है 80, Q की विमा क्या होती है 80, बिकॉज Q बराबर कैसे लिखा जाता है I इंटू टी। Q बराबर कैसे लिखते हैं हम? Q बराबर लिखते हैं I इंटू टी। तो I की विमा क्या हो गई A, T की क्या हो गई T, तो 80 हो गया। तो 80 इंटू 80 क्या हो गया बेटा? A स्क्वायर टी स्क्वायर। नीचे आ जाओ, 4 पाई की कोई विमा नहीं होती। F बल की विमा सबको याद होनी चाहिए क्या होती है, M1 L1 T की पावर -2, और R स्क्वायर की क्या हो जाएगी, R स्क्वायर की हो गई हमारे पास में L2, R स्क्वायर की क्या हो गई L2, है ना, मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर किसका, द्रव्यमान का, तो m की पावर -1। फिर नंबर हम किसका लेते हैं, L का, 2 और 3, तो कितना हो गया बेटा, L की पावर -3, ऊपर गया ना, 2 और 1 3 ऊपर गया, T की पावर -2 और ऊपर जाके क्या हो गया +2, तो +4। और फिर नंबर लेते हैं हम किसका, एम्पियर का। ये लो, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन की विमा क्या हो गई, विमा कैसे निकलती है, हमेशा सूत्र से निकाली जाती है। विमा हमेशा किससे निकाल जाती है, सूत्र से निकाल जाती है, और सूत्र का ही यूज करके मैंने विमा फाइंड आउट करी, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट किया। क्या, m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A2। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इस पे हम बात कर रहे थे किस पे, कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न किस किस टाइप के होते हैं ना। कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न देखो बड़ा क्या है। पहला जो हमारे पास में प्रश्न जो बनता है वो बनता है दूरी जो है दोनों आवेशों के बीच की, उसको चेंज करेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर देने पर उनके बीच कार्यरत बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके बीच कार्यरत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बड़ा सिंपल सी बात, सबसे पहले दोनों बिंदु किस में थे, निर्वात में। मैंने बोल दिया कि दो बिंदु है इस कोण के उनसे थे, Q1 था, एक Q2 था, और उनके बीच की दूरी किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर R मान लो आप। तो अब क्या बोला गया है, जो F था नोट था, उसको मैंने बोल दिया F नोट या F डैश। अब जो बल लगेगा ना, चेंजेस किया हमने, चेंजेस क्या किया, के तो वो का वही है, कोई माध्यम नहीं रखा आपने, Q1 और Q2 भी आपकी वो के वही है, आवेश आपने चेंज नहीं किए, केवल चेंज किया है तो क्या किया है, दूरी, और दूरी कितनी कर दी, पहले की दुगुनी कर दी। पहले R थी, अब कितनी कर दी, 2R। तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ रहा है, देखो सिंपल सा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 2R का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4R स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F नोट था, इसका मतलब हमारे पास में हो गया F नोट बटे 4, मतलब बल पहले का 1/4 गुना हो जाता है, मतलब 1/4 हो गया, घट गया बल, बिल्कुल घटता है। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं तो बल घटता है। इसका मतलब बल और दूरी के बीच यदि कोई ग्राफ पूछे आपसे, कूलाम के नियम में बल और दूरी के बीच अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब F समानुपाती 1/R स्क्वायर। तो बल और दूरी के बीच अगर ग्राफ पूछे तो बल और दूरी के बीच ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा। क्लियर है, पैराबोलिक फॉर्म में कुछ इस तरह से बनेगा, घटता हुआ, है ना। तो हमें ऑटोमेटिक ये पता लग गया। अब आती है सर सीधी ट्रिक, कैसे पता करें डायरेक्ट। अरे बेटा नीचे R स्क्वायर है, दूरी को डबल करो तो बल हो गया 1/4 गुना, दूरी को 3 गुना करो
तो बल हो जाएगा 1/9 गुना। उनके बीच की दूरी को करो 4 गुना तो बल हो जाएगा 1/16 गुना। सिंपल सा है, बस स्क्वायर करना है और बटे में लाना है, क्योंकि स्क्वायर का है नीचे की तरफ है। क्लियर है पहले टाइप का क्वेश्चन। चलो दूसरे टाइप का देखो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास में। दूसरे टाइप के हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन वो किस टाइप का है? दूसरे टाइप का है किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी तथा प्रत्येक आवेश के परिमाण को भी दुगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना। पहले दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कुछ ना कुछ बल लग रहा था, अब क्या किया गया है, उनके बीच की दूरी को दुगुना कर दिया और प्रत्येक आवेश के परिमाण को भी दुगुना कर दिया। तो देखो बेटा, हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे अगर जाएं तो सीधा ये काफ़ी बच्चों ने कर भी लिया होगा। मैंने फॉर्मूला लिखा है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। सबको पता है सर पहले बल इतना था, पहले बल हमारे पास में कुछ इस तरह था KQ1 Q2 अपॉन R²। माना उनके बीच की दूरी कितनी थी? पहले R थी। अब क्या दिया है देखो बेटा, Q1 डैश का मान है कितना? Q1 डैश का मान हो गया पहले का डबल, और Q2 डैश का मान कितना हो गया? पहले का डबल, है ना। अभी के जो आवेश उनको मैंने क्या माना है? Q1 डैश और Q2 डैश माना है। तो अभी जो Q1 डैश वो कितना हो गया? पहले का दुगुना। Q2 भी कितना हो गया? पहले का दुगुना। दूसरी चीज, अब दूरी कितनी है? R डैश, वो कितनी है? पहले की दुगुनी है। पहले की कितनी है? दुगुनी। वापिस देखिए फॉर्मूले में पुट करो, इस बार बल हो गया F डैश। सर K का मान तो नहीं बदला क्योंकि माध्यम वो का वही है, ठीक है ना। Q1 का मान कितना रखा है? 2Q1। Q2 का मान कितना है? 2Q2। दूरी कितनी है? 2R का होल स्क्वायर। तो मेरे पास में क्या ही वैल्यू? 2 × 2 कितना हो गया बेटा? 4। Q1 × Q2 को एज इट इज हम रख देते हैं, और नीचे कितना है? 4R²। सर 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आया? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। मतलब इस बार भी हमारे पास में वैल्यू वही आ रही है जो पहले थी। देखो यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा शायद, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। पहले बल था KQ1 Q2 अपॉन R², और अब भी बल कितना है? F डैश इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। दोनों ही कंडीशन में बल बराबर आया। ऐसा क्यों हुआ? सर आपने तो चेंजेस किया था। बिल्कुल मैंने चेंजेस किया था, लेकिन हुआ क्या? दूरी बढ़ाने से बल घटा, लेकिन परिमाण भी तो बढ़ा दिया गया। तो दोनों का जो परिमाण का गुणनफल है वो मिलके 4 गुना हो गया, और दूरी मिलके क्या हो गई? वो भी 4 गुना हो गई, नीचे की तरफ मतलब बढ़ के 4 गुना हो गई। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। आवेश बढ़ाएंगे तो भी बल बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। लेकिन एक ने बढ़ाने का काम किया, एक ने घटाने का काम किया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ओवरऑल दोनों ने क्या कर दिया? यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया कि एक ने बढ़ाया तो एक ने घटाया, तो वापस हो गए, वो बैलेंस हो गए। इसका मतलब बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल उतना ही रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? ये हो गया दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल। चलो हम तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? बल उतना ही रहेगा, बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो किस टाइप का? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों, या सीधा बोल दो किसी स्थिर दूरी पर, है ना। पहले दूरी की बात कर लेते हैं। किसी निश्चित दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के
परिमाण में से किसी निश्चित दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के परिमाण में से किसी एक आवेश के परिमाण का 75% मान दूसरे आवेश पर स्थानांतरित किया जाता है, दूसरे आवेश पर स्थानांतरित किया जाता है, तो अब बल का मान क्या होगा या बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब बल का मान क्या होगा? ठीक है, क्या दिया हुआ है कि किसी निश्चित दूरी पर कोई दो बिंदु आवेश उपस्थित है। मैंने ऐसे बोल दिया, ये दो बिंदु आवेश है ना, ये मान लो Q1 और ये मान लो Q2, दो बिंदु आवेश है। अब बोला गया कि इसका जो 75% है वो दूसरे पे आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है ना। इसका चाहे इधर कर दो चाहे इसका इधर कर दो आप। तो पहले बल मान लो कुछ ना कुछ लग रहा था, F इक्वल टू क्या हो गया? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। क्लियर है यहाँ तक? K Q1 Q2 बटे R²। अब देखो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो रहा है सर, जैसे हम एक आवेश का 75% उधर भेजेंगे, एक आवेश का जैसे ही 75% उधर भेजेंगे, दो चीज़ और ध्यान रखनी है कि दो बिंदु आवेशों के परिमाण में से किसी एक आवेश के परिमाण का, यहाँ याद रखना दोनों बिंदु आवेश हैं वो समान परिमाण के, दो समान परिमाण के, दो बिंदु आवेशों दो समान है ना, दो समान परिमाण के, दो समान परिमाण के, मैं समान परिमाण न्यूमेरिकल का थोड़ा इजी कर लेते हैं कि दो समान परिमाण के बिंदु आवेशों के परिमाण में से इसका भी Q है और इसका भी Q है। तो अभी हमारे पास में बल कितना लग रहा है बेटा? लग रहा है K Q1 × Q2 अपॉन R², मतलब K Q² अपॉन R²। दूरी मैंने कितनी मानी है? R है ना, ये A और B दो बिंदु हैं, इनके ऊपर दो बिंदु ऐसे Q और Q समान परिमाण के। अब कहा गया एक में से दूसरे की तरफ आपको क्या करना है? 75% ट्रांसफर करना है। तो बड़ा एक चीज़ बताना, देखिए Q का 75% कितना हुआ? 75% का मतलब हो गया 75/100 और इसको हम बोलते हैं 3/4, मतलब 3/4 जो मान है वो दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। जब 3/4 एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो बचा कितना सर? यहाँ तो बचा Q/4 और उधर कितना चला गया? Q + 3/4Q। क्लियर है कि नहीं सर? यहाँ तो केवल 1/4 बचा क्योंकि 3/4 उधर चला गया, तो उसके पास कितना हो गया? उसके पास हो गया हमारे पास में 7Q/4, मतलब एक पे तो आ गया। यहाँ पे अब ये A और B दोनों बिंदु थे, दूरी वो की वही रखनी है। नई स्थिति में हमने क्या देखा? एक बिंदु आवेश का आवेश तो हो गया Q/4 और दूसरे का हो गया 7Q/4, दूसरे क्या हो गया? 7Q/4। तो अब अगर हम नया फॉर्मूला निकालते हैं, नया बल निकालते बेटा क्या आ रहा है? K वो का वही है, Q1 × Q2 देखो कितना आ रहा है? Q/4 को मल्टीप्लाई करना है 7Q/4 से और नीचे डिस्टेंस कितनी है? R ही है। तो बेटा देखो F डैश इस बार जो नया बल आया वो क्या आया है? K Q × Q² नीचे R², 7 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 16, 7/16। मतलब हमारे पास में जो F डैश है K Q² अपॉन R², K Q² अपॉन R² क्या था? F, तो F 7/16 है ना, 7F/16। मतलब जो बल का मान है वह पहले वाले बल का 7/16 गुना हो गया, और 7/16 की वैल्यू है ना 1 से छोटी होती है, मतलब बल घटेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें प्रतिशत में बोलता है कि इतना प्रतिशत उधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। तो सिंपल सा जैसा क्वेश्चन ने बोला ना, मैंने उसी टाइप से यहाँ पे इसको हैंडल किया है। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन किस टाइप से बनता है बेटा, तो इसको क्लियर है? चलो ठीक है। फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा, देखो फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है अपने पास में? फोर्थ टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा? एक चालक गोला A है, दूसरा एक और चालक गोला B है, तीसरा एक और चालक गोला C है, और तीनों के तीनों कैसे हैं? तीनों के तीनों सर्वसम है। सर्वसम का मतलब होता है एक जैसे। सर्वसम का मतलब क्या होता है? एक जैसे है। एक समान 3 चालक गोले हैं
जिन पे दोनों पे आवेश ए और बी पे कितना है क्यू और इस पे कितना है क्यू बराबर 0, मतलब ये है आपका उदासीन, है ना, ये क्या है उदासीन है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ए को सी के साथ आपको क्या करना है, संपर्क में लेके आना है। ए को सी के साथ क्या करना है, इस सी को ए के साथ संपर्क लाना है। फिर क्या करना है, सी को ए से हटाकर, सी को ए से हटाकर बी के संपर्क में लाया जाता है, बी के संपर्क में लाया जाता है और फिर बी से हटा लेते हैं। तो जब आपके दोनों जो गोले थे इनके बीच की दूरी जब पहले r थी तो इनके बीच बल कितना लग रहा था, F इक्वल हो गया K Q1 Q2 मतलब Q² डिवाइडेड बाई R²। पहले इनके बीच बल ये था, लेकिन जैसे आपने पूरा प्रोसेस किया, कौन कौन सा प्रोसेस किया सर, C को पहले इसके साथ टच करवाया, फिर C को हटा के फिर B से संपर्क करवाया और फिर वापस हटा दिया। तो अब इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा या बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 4th टाइप का क्वेश्चन है अपने पास में। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं सर, जैसा बोला है हम वैसा का वैसा करेंगे। सर्वसम जब भी कंडीशन आती है, एक जैसे है मतलब एक ही आकार है, एक ही धातु के बने हुए हैं, तो लॉजिक आपको क्या देखना है, इस पे आवेश कितना था बेटा Q था, ये हमारे पास में A है, इस पे ये C है, इस पे चार्ज कितना है 0। अभी दोनों का आवेश मिला के कितना हो गया, Q हो गया, दोनों का ही Q है, बराबर है दोनों के बराबर है ना, जो भी है पूरा मिला के Q हो गया। लेकिन जैसे ही दोनों को अलग अलग करते हैं तो दोनों के पर आवेश आधा आधा बढ़ जाता है। कौन सी कंडीशन में आधा आधा बढ़ेगा, जब दो चार्ज या दो गोले या दो धातुएं एक जैसी होएगी तभी आवेश आधा आधा बढ़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको अलग किया, मेरा ध्यान रखना, यहाँ आवेश हो गया Q/2 A पर और C पर भी कितना हो गया, C पर भी हो गया Q/2। अब इस C को जैसे हम B के साथ लेके जाएंगे, B पे चार्ज अभी कितना है Q, ये B रहा, C के साथ हम संपर्क करवाएंगे, C कितना आवेश लेके आ गया Q/2, दोनों का मिला के आवेश कितना हो गया 3Q/2 है ना, एक और आधा डेढ़ हो गया ना 3Q/2। जैसे हम अलग अलग करेंगे तो आवेश क्या हो जाएगा, ये आधा आधा बढ़ जाएगा। मतलब मैंने जैसे ही इनको अलग किया तो यहाँ पे आ गया Q, यहाँ पे आ गया C, तो अभी मैंने लिखा टोटल आवेश कितना था 3Q/2, इसका आधा कितना हो गया 3Q/4 और इस पे भी कितना हो गया 3Q/4, ये था B, ये था C। अब C तो लेके चला गया 3Q/4, इसका मतलब B के ऊपर कितना रहा 3Q/4, A पे कितना रहा Q/2, दोनों को उतनी ही दूरी पे हमने रख रखा R डिस्टेंस पे। तो बच्चों बताओ कि बल कितना हो जाएगा सर K, Q किसका A का कितना है Q/2, B का कितना है 3Q/4 और दूरी वो की वही कितनी रख रखी है हमने R, तो R का स्क्वायर। क्लियर है। तो बताओ देखिए F डैश कितना आ रहा है, यहाँ खुद देख लो आप। सबसे पहले K ऐसे कैसे रहने दो, Q को Q से मल्टीप्लाई किया तो Q² हो गया है ना, नीचे हमारे पास वैल्यू कितनी R², तो R² रहने दो। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो देखो कौन कौन सी है सर, 3 ऊपर है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 3/8 गुना हो जाएगा। मतलब F डैश बराबर KQ²/R², KQ²/R² क्या था F था, तो सर ये हो गया 3F/8। मतलब पहले का जो बल था ना उसका 3/8 गुना हो जाएगा। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, आपको 3 एक जैसे गोले दिए हुए हैं बुक में या NCERT में, RBC में ये क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो उस बुक में इसको सर्च करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही मिलेगा, या फिर आपका जो 1 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वहाँ मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फिर भी मैं पूरी लैंग्वेज यहाँ बताता हूँ कि 3 एक जैसे धातु के गोले हैं A, B और C, जिनमें से 2 पर समान आवेश है और तीसरा उदासीन है। सबसे पहले उदासीन चालक गोले को पहले वाले गोले के साथ संपर्क में लाते हैं, फिर उसको हटा के B के साथ संपर्क में लाते हैं और फिर B से हटा लेते हैं। तो उन दोनों चालक गोलों के बीच पहले बल F था, तो अब बल कितना होगा, सिंपल सा है। तो जैसा बोला है उसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास में 4 टाइप का क्वेश्चन। तो कूलम्ब्स लॉ पे जो बेस क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं हमारे पास में, किसी भी टाइप के बन सकते हैं। बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन हैंडल करने हैं।
क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना जो कूलाम का विद्युत बल है उसका सदिश निरूपण करेंगे। उसका क्या करेंगे? सदिश निरूपण करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला और दूसरा जो वीडियो नहीं देखा तो उसको अच्छी तरह से कर लेना, तभी आवेश वगैरह समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों।